हेलो स्टूडेंट, वार्षिक परीक्षा स्पेशल सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की यूनिट 3 अध्याय 4 गति के नियम। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था, अपनी अवस्था में परिवर्तन का अर्थात अपनी गति अवस्था और अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता कहलाता है? नहीं। घर्षण कहलाता है? नहीं। बल कहलाता है? नहीं। क्या कहलाता है? जड़त्व। तो वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, शब्द जड़त्व सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? न्यूटन, गैलीलियो, एरिस्टोटल और केपलर। तो गैलीलियो के द्वारा सर्वप्रथम जड़त्व शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, न्यूटन का मूल नियम है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर तीनों नियम? तो न्यूटन के द्वितीय नियम को मूल नियम माना जाता है, क्योंकि न्यूटन के द्वितीय नियम से गति के प्रथम और तृतीय नियम दोनों व्युत्पन्न किए जा सकते हैं, इसीलिए न्यूटन के द्वितीय नियम को मूल नियम कहते हैं। अगला प्रश्न, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर तो किसके बराबर होती है? संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर। ये कंफ्यूजिंग रहता है। एक प्रश्न और आता है कि संवेग में परिवर्तन बराबर होता है, तो संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। जब दर शब्द लग गया तो वो बल के बराबर होता है। बच्चे गलती करते ही करते हैं इसमें। संवेग में परिवर्तन उनको पता है कि आवेग के बराबर होता है, आवेग लगा देते हैं, या फिर यहाँ जब संवेग में परिवर्तन पूछा जाता है तो वहां बल लगा देते हैं, तो ये गलती होती है। तो दर शब्द ध्यान में रखना है, जहां दर आ जाए वहां पर आपको बल लगाना है। तो संवेग में परिवर्तन की दर मतलब बल। नियत वेग से गतिशील वस्तु का परिणामी बल होगा। तो नियत वेग से गतिशील है, तो गतिशील वस्तु का जो वेग है नियत है। नियत होने की वजह से त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य। त्वरण हो जाएगा शून्य, तो बल F बराबर ma, यानी m गुणित शून्य, यानी कि ठीक। तो बल क्या हो गया? शून्य हो गया, अर्थात नियत रहेगा। परिणामी बल क्या होगा? नियत होगा। अगला प्रश्न है कि विभिन्न द्रव्यमान की अनेक वस्तुएं समान ऊंचाई से एक साथ ऊर्ध्वाधर नीचे की गिराई जाती है। पृथ्वी पे उनके टकराव के क्षण पर भिन्न होगा, अलग क्या होगा? तो ये बात तो आप सबने सुनी होगी कि भाई दो वस्तुओं को जब आप हम एक साथ गिराते हैं तो वो समान समय में धरती पे पहुंचती है, तो समय उनका समान। और जब वो नीचे की तरफ जा रही है तो उन पर क्या लगता है? गुरुत्वीय त्वरण लगता है, जिसका मान भी एक जैसा होगा। ठीक है भाई, और वेग भी उनका एक जैसा होगा। ठीक, अंतर आएगा तो संवेग में। ठीक है, क्योंकि सभी वस्तुओं के जो द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न है। भिन्न विभिन्न द्रव्यमान होने की वजह से संवेग का जो सूत्र होता है P बराबर mv। तो पहले कण के लिए m1v, फिर दूसरे के लिए m2v, तीसरे के लिए m3v, इस तरह से हो जाएगा। सभी के अलग अलग द्रव्यमान होने की वजह से इनके संवेग भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक, तो क्या भिन्न भिन्न होंगे भैया? उनके संवेग भिन्न भिन्न होंगे। अगला प्रश्न, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा दी जाती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और तीनों नियम। तो प्रथम नियम की सहायता से बल की परिभाषा दी जाती है। तो न्यूटन के प्रथम नियम की सहायता से बल की परिभाषा आप दे सकते हैं, जिसे जड़त्व नियम के नाम से जाना जाता है। अभिकेंद्री बल का सूत्र है, देखो ऑप्शन नहीं लिखे, डायरेक्ट बता रहे हैं। अभिकेंद्री बल का सूत्र F बराबर mv वर्ग बटे r। और अगर मैं v बराबर क्या लिखूं? ओमेगा r लिखूं ना, तो ये होगा m ओमेगा वर्ग r वर्ग बटे r। तो m ओमेगा वर्ग r, ये भी आपका अभिकेंद्री बल है और ये भी आपका अभिकेंद्री बल है। हम व्युत्पन्न कर सकते हैं न्यूटन के प्रथम नियम से द्वितीय और तृतीय, द्वितीय से प्रथम और तृतीय। ये तो पहले ही बताया कि भाई द्वितीय नियम से आप पहला और तीसरा नियम प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर एक ट्रेन के फर्श पर 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ गिर रहा है, तो पत्थर पर कार्यशील बल होगा। आपको यहाँ द्रव्यमान दिया है 1 किलोग्राम,
और त्वरण जो आपको दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बल निकालना है तो F बराबर ma, तो 1 गुना 1 यानी कि 1 न्यूटन का बल लगेगा। अगला प्रश्न, किसी एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है तो वेग में परिवर्तन क्या हो गया? शून्य हो गया, यानी कि उसका त्वरण शून्य है, तो उसमें कोई त्वरण नहीं है। बिल्कुल सही बात है, एक बात तो है। और अगर त्वरण नहीं है तो बल भी नहीं होगा, तो बल भी शून्य है, ये वाली बात भी सही है। यानी दोनों ही कथन सबके सही हैं, एक भी गलत नहीं। अगला प्रश्न, गतिशील गोली लकड़ी के किसी टुकड़े में टकराकर उसमें धंस जाती है, क्या संरक्षित रहेगा? संवेग, तो बिल्कुल संवेग आपका जो है वो बिल्कुल संरक्षित रहता है, एक बात है। पर गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी। जब लकड़ी के गत्ते में आपकी चली गई गोली तो वहां उसका वेग शून्य हो जाता है, और शुरुआत में आपकी गतिज ऊर्जा मान लो 1/2 mv वर्ग जो भी रही होगी, तो और यहाँ आकर वेग शून्य हो गया, यानी गतिज ऊर्जा शून्य हो गया, तो गतिज ऊर्जा आपकी क्या हो गई? शून्य हो गई। तो गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। कोणीय संवेग भी आपका संरक्षित नहीं रहेगा, पर आपका जो है संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। अगला प्रश्न, रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, उपरोक्त तीनों। तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है रॉकेट नोदन का सिद्धांत। नाव से किसी सवार के किनारे पे कूदते समय किया गया क्रियाबल लगता है, किनारे पे लगता है, नाव पे लगता है, व्यक्ति पे लगता है। देखो, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो क्रियाबल जो लगेगा नाव पर लगेगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बल का आवेग में परिवर्तन होता है, तो मैंने अभी जो चर्चा बोला ही था थोड़ी देर पहले कि संवेग में परिवर्तन होता है। जड़त्व एक अदिश राशि है। किसी वस्तु का उसके जड़त्व की माप है, यानी द्रव्यमान है ना। जड़त्व किस पे निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर। आवेग का ऐसा ही मात्रक है, तो आवेग होता है बल गुणा समय अंतराल। तो बल के लिए न्यूटन और समय के लिए सेकंड, न्यूटन सेकंड, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 1। ये किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 1 है ना, ये नहीं है, स्क्वायर नहीं है। ठीक। अगला, प्रकृति में बल सदैव रिक्त स्थान में होते हैं, जोड़ों में, पेयर में, युग्म में, जोड़ों में। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका, अगर कोई बल नहीं लगाया जा रहा है तो क्या चीज नियत रहेगी? तो संवेग उसका नियत रहता है। ठीक है। न्यूटन के गति के नियम को कहते हैं, कौन से नियम को जड़त्व नियम कहते हैं? तो प्रथम नियम को जड़त्व नियम कहते हैं। दो वस्तुएं समान वेग से गतिशील है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होगा। भाई, दो वस्तुएं समान वेग से गतिशील हैं तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्रिया होती है। ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अभिकेंद्री बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय मार्ग में गति संभव नहीं है। अब वृत्तीय मार्ग पे नहीं चल सकते, तो गति संभव नहीं है लिखने की बजाय ऐसा करेंगे, ऐसा लिखें कि गति स्पर्श रेखीय होगी। स्पर्श रेखीय। ग्रह के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। ठीक। अगले प्रश्न, जड़त्व किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, जड़त्व वस्तु की अवस्था परिवर्तन का जो विरोध है, जब कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है तो उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक। उदाहरण के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे आप बस में यात्रा कर रहे हो और अचानक ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर झुक जाएंगे, क्योंकि ऊपर का जो शरीर है आपका वो बस के साथ, आप जो नीचे का शरीर है वो अपने आप को बस समझ रहा है मान लो,
तो नीचे का हिस्सा तो बस के साथ साथ विराम अवस्था में आ गया, पर ऊपर का हिस्सा गति अवस्था में रहना चाहता है जड़त्व के कारण, इसलिए व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। तो जड़त्व वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व। जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं। विराम का जड़त्व, यानी कि वस्तु अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि आप बस का उदाहरण दे सकते हैं कि बस स्टॉप पर खड़ी है और अचानक से बस जब चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि शरीर के नीचे का हिस्सा तो बस के साथ साथ गतिशील हो जाता है, पर शरीर के ऊपर का हिस्सा विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। दूसरा जो है आपका गति का जड़त्व, ठीक उल्टा। भाई जब कोई वस्तु गति अवस्था से उसे विराम अवस्था में लाएंगे, जब वस्तु गतिशील अवस्था में है और अगर उसे आप विराम अवस्था में लाएंगे तो वो अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगी। तो जब वस्तु अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो उसे क्या कहते हैं? गति का जड़त्व के। तो उदाहरण वही बस वाला, बस गतिशील अवस्था में आपने अचानक ब्रेक लगाया तो व्यक्ति आगे की ओर झुक गया। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे पेड़ की आप शाखाओं को हिलाते हैं तो फल नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि पेड़ की जो शाखाएं हैं वो क्या आ गई? गति अवस्था में आ गई, और फल विराम के गति के जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में ही रहना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में रहना चाहते हैं, ये शाखाओं वाला जो है वो विराम के जड़त्व का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है दिशा का जड़त्व। जब आप कभी यात्रा कर रहे हैं, कार से किसी टर्न पर आप मुड़ते हैं तो आप उसके ठीक विपरीत दिशा में झुक जाते हैं, तो वह दिशा के जड़त्व, यानी दिशा में परिवर्तन का विरोध कर रही वस्तु अपनी दिशा परिवर्तन का विरोध करती है, उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। पानी में तैरते हुए एवं द्रव्यमान के कार्क के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो पानी के अंदर एक आपका कार्क जो है तैर रहा है, ठीक है, यहाँ एक कार्क मान लें अपन तैर रहा है। अब इस कार्क का खुद का द्रव्यमान mg नीचे और इस पर एक प्रतिक्रिया बल जो है r ऊपर की ओर लगता है। संवेग की परिभाषा सभी को याद है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका जो मात्रक है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और वेग के लिए मीटर सेकेंड इनवर्स वन। इसका जो विमीय सूत्र है, द्रव्यमान के लिए m और वेग के लिए आपका LT इनवर्स। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है बच्चों, संवेग संरक्षण का नियम बताइए। तो बच्चों रेखीय संवेग संरक्षण का नियम यह कहता है कि यदि निकाय पर लगाया गया बाह्य बल शून्य है तो निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, नियत रहता है। बहुत सरल बात है। यदि निकाय पर लगाया गया बाह्य बल शून्य है तो निकाय पर कुल संवेग संरक्षित रहता है, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक, तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार निकाय पर लगाया गया बाह्य बल शून्य है तो निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब दो कणों के निकाय के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सिद्ध कीजिए कि दो कणों के निकाय के लिए संवेग संरक्षित रहता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास यहाँ दो कण है, मान के चलो 1 और 2। अब इन दोनों कणों पर, इस निकाय पर बाह्य बल तो शून्य है, बाहर से तो इधर इस पर कोई बल लग नहीं रहा है, पर पहला कण दूसरे कण पर बल लगा सकता है, तो पहले पर दूसरे के कारण और दूसरे पर पहले के कारण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा। और जब बल लगेगा दोनों में आपस में, तो इनमें संवेग में भी परिवर्तन होगा। तो पहले कण के संवेग में जो परिवर्तन हुआ वो डेल P1 और दूसरे कण के संवेग में जो परिवर्तन हुआ वह डेल P2। ठीक, अब हम पहले कण पर बल अगर निकालें, आपको लिख लेना है ऐसा कि माना कि दो कण हैं, उन दो कणों पर के निकाय पर बाह्य बल शून्य है और उन दोनों कणों के बीच में क्या होती है? अन्योन्य क्रिया होती है, जिसके कारण वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, और वह बल F12 और F21 है। पहले कण का संवेग में परिवर्तन डेल P1 और दूसरे कण का संवेग में परिवर्तन डेल P2 है। अब न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से अब
प्रथम कण पर बल क्या होता है, तो F12 बराबर डेल P1 बाय, पहले कण पर है तो P1। इसी टाइप से द्वितीय कण पर बल F21 हो जाएगा आपका डेल P2 बाय डेल। ठीक, अब यहां मैं लगा देता हूं न्यूटन का तृतीय नियम। क्या कहता है न्यूटन का तृतीय नियम, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी F12 बराबर माइनस F21, इसको आप उठा के इधर लाएंगे, प्लस F21 इज इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो डेल P1 बाय डेल टी और डेल P2 बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। यानी कि आप फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, तो फाइनली आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये डेल टी तो उधर चला जाएगा 0 में, तो ये हो जाएगा आपका डेल P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या आ गया, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। यानी कि P1 प्लस P2 क्या आया, 0 आया, यानी कि नियतांक आया। ठीक, तो यही आपका संवेग संरक्षण का नियम है दो कणों के निकाय के लिए। ठीक, प्रश्न है कि न्यूटन की गति के तीनों नियम लिखिए, नियम बताने। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम को जड़त्व नियम के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व नियम के नाम से भी जाना जाता है, एक तो ये याद होना चाहिए। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है बच्चों, वो ये बताता है कि यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। भाई आपकी वस्तु, ट्रेन चल रही है तो चलती रहेगी अनंत काल तक, जब उससे आप बल नहीं लगाएंगे। या वस्तु आपकी रुकी हुई है तो अनंत काल तक रुकी हुई रहेगी, जब तक आप उस पर बल नहीं लगाते। अर्थात अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि निकाय पर बल लगाया गया बल शून्य है तो उसका त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि यदि निकाय पर लगाया गया बल शून्य है तो वस्तु क्या होगी, अत्वरित होगी। यदि निकाय पर लगाया गया बल शून्य है तो वस्तु अत्वरित होगी। ये एक कहानी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पहले नियम के लिए ये चीज अपने को क्लियर हो गई, यदि निकाय पर बल लगाया जाए तो वस्तु, बल लगाया गया बल शून्य है तो वस्तु क्या होगी, अत्वरित होगी। यही न्यूटन की गति का पहला नियम है। अब दूसरे नियम की बात करो। अच्छा, पहले नियम से एक याद रखना आप लोग कि प्रथम नियम से क्या दी जा सकती है, तो प्रथम नियम से बल की परिभाषा दी जा सकती है। नियम से बल की परिभाषा दी जा सकती है। आपको पता ही है, नियम तो आपके पास सब लिखे हुए होंगे, बुक भी है आप लोगों के पास। तो पहला नियम आप ये लिखिएगा कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी, और जो गतिशील है वह गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा नियम संवेग पर आधारित है। ठीक, अगर संवेग में परिवर्तन की दर, जो संवेग में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यही न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। ठीक, तीसरी महत्वपूर्ण बात, तीसरा नियम। अच्छा, इस दूसरे नियम को मूल नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से पहला और तीसरा नियम दोनों व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। बच्चों, तीसरा नियम आप सभी को बहुत अच्छे से याद है, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसा लिखना है तो पहली वस्तु पर जब बल, पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु के कारण बल लगता है तथा दूसरी वस्तु के कारण पहली वस्तु पर बल विपरीत दिशा में लगता है। यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आया कि क्रिया पहले आई कि प्रतिक्रिया पहले आई, तो ये भ्रम है। ये भ्रम है कि आपको लगता है कि पहले क्रिया होगी फिर प्रतिक्रिया होगी, ऐसा नहीं होता, दोनों ही साथ साथ होती है। और
एक और चीज इसमें है कि जब क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया हो रही है तो बराबर और विपरीत दिशा में बल लग रहा है तो कैंसिल कर देना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। तो वास्तव में ये होता है कि जो क्रिया प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पे लगता है। ये तृतीय नियम की ये वाली विशेषता भी याद रखना है कि क्रिया व प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगता है, ये हमको याद रखना है। ठीक, 3 नियम मैंने बताए और उन 3 नियम से रिलेटेड जानकारी भी आपको दी। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए F बराबर ma। न्यूटन की गति के द्वितीय नियमानुसार संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है, k आ जाता है। ये दूसरा नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम है। अब हमें सिद्ध करना है F बराबर m है। तो हमने ये मान लिया कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और वो एक समान वेग जो v वेग से चल रही है ना, एक समान नहीं, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो v वेग से चल रही है। अब ये मानते हैं कि संवेग चाहिए हमें, तो हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, mv होता है। तो इस v का मान यहाँ रख दो, तो F बराबर k d/dt, P की जगह रखेंगे आप mv। अब यहाँ होगा आपका ये पहला फलन और ये होगा दूसरा फलन। तो बच्चों पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। ठीक, अब हमें ये पता है कि dv/dt समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये हो जाएगा ma और v dm बटा। अब बच्चों आप ये मान के चलो कि यदि द्रव्यमान स्थिर है या नियतांक है, यदि द्रव्यमान नियतांक, तो द्रव्यमान नियतांक होने का ये होगा कि dm बटा dt बराबर क्या हो जाएगा, 0। किसी भी का द्रव्यमान वस्तु का अगर नियतांक होती है तो उसका अवकलन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, 0। तो F बराबर आ जाएगा kma। ठीक, अब हमें तो ma चाहिए था। तो अब आप ये मान के चले कि यदि m बराबर 1 किलोग्राम वस्तु पर उत्पन्न त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड हो, है ना, तथा जो लगाया गया बल वो क्या हो, 1 न्यूटन हो, तो F की जगह 1, तो K बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अतः K बराबर क्या हो सकता है, F बराबर क्या आ जाएगा, ma। ठीक, ये आपका न्यूटन की गति का द्वितीय नियम सिद्ध हो गया। अगला प्रश्न, घर्षण कोण किसे कहते हैं, है ना। अब आप समझिए कि इसको अपन समझते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक, ये एक ब्लॉक है। अब हमारे पास एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक का m द्रव्यमान है, तो भार इसका नीचे की ओर, इस पर एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया बल, यानी कि इसका नॉर्मल अभिलंब r ऊपर की ओर। अब आप अपने पास एक बल और इस पे लग रहा है। आपने जो इस पर बल लगाया है, ठीक है, आपने F बल लगाया है इस पर, इधर लग रहा है F बल, और इस F बल के ठीक विपरीत दिशा में लगता है घर्षण, ये स्थैतिक घर्षण। अब समझो, घर्षण बल, है ना, ये घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अब ये दोनों यहां पर कट कर रहे हैं, तो इनके कटान बिंदु से होकर एक परिणामी सदिश आपने निकाल दिया। ठीक, इसमें कोई बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब यहां एक कोण बना देते हैं, वो है लेम्बड़ा।
यही लेमड़ा आपका घर्षण कोण है। तो किसके इसके बीच में बना यह कोण, तो किसके बीच में बन रहा है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल व, अब देखो घर्षण बल और किसका, घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये परिणामी के बीच, अब देखो अभिलंब प्रतिक्रिया बल व इसका घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल का परिणामी ये, इसके बीच बनने वाला कोण, बनने वाला कोण घर्षण कोण कहलाता है। ठीक, याद रखना, अभिलंब प्रतिक्रिया और अभिलंब प्रतिक्रिया बल व घर्षण बल व अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच बनने वाले कोण को घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल, घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के परिणामी और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। इसके सिद्ध करने के लिए भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण का मान, जो घर्षण कोण की स्पर्शजा है वो किसके बराबर होती है, घर्षण गुणांक के बराबर होती है। तो सिद्ध भी कर देते हैं, कोई बड़ा मामला तो है नहीं। अब अपने को सिद्ध करना है, मान लो, ठीक, तो ये भी, ये पूरा एफ है। आप यहां पर टेन थीटा निकाल सकते, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, अब हमारा आधार क्या है, तो आधार हमारा ये और लंब क्या है ये, तो एफ एस बाय, और हम जानते हैं ना कि ये हमारी जानकारी में है कि एफ एस प्रोपोर्शनल टू आर, तो एफ एस बराबर म्यू आर होता है। म्यू आपका क्या है, घर्षण गुणांक है। तो इस एफ एस बटे आर की जगह पर इसको ओपन में लेकर क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो स्पर्श घर्षण कोण के, थीटा की जगह आपके पास लेमड़ा है ना, थीटा की जगह लेमड़ा, तो घर्षण कोण की स्पर्श, जो घर्षण कोण की स्पर्शजा किसके बराबर होती है, तो घर्षण गुणांक के बराबर होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विराम कोण किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि विराम कोण की स्पर्शजा का मान उसके घर्षण गुणांक के बराबर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम यह मान के चले कि विराम कोण किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि विराम कोण की स्पर्शजा का मान उसके घर्षण गुणांक के बराबर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर एक ब्लॉक ले लेते हैं नत समतल पर बिल्कुल फिसलने की स्थिति। तो नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में नत तल के साथ झुकाव कोण को विराम कोण कहते हैं। तो ये नत तल के साथ ये क्षैतिज से जो कोण बना रहा है उसे आप क्या कहेंगे, विराम कोण कहेंगे। अब एम द्रव्यमान का हमारा पिंड है, पिंड का द्रव्यमान हमारा एम है, तो इस पर जो भार होगा mg होगा, ये mg हो गया। अब हमें इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल r, ये हो गया। ठीक, अब ये जो कोण बन रहा है ये आपका थीटा बन रहा है। अब इस mg को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक थीटा के साथ वाला और एक जो थीटा के साथ नहीं है। तो थीटा के साथ हो गया mg cos थीटा, जो थीटा के साथ नहीं है वो mg sin थीटा। ऊपर है आपका अभिलंब प्रतिक्रिया बल। अब इस पर बल इस दिशा में लग रहा है, ठीक है, घर्षण बल। तो स्थैतिक घर्षण बल किधर लगेगा, ये ठीक विपरीत, ये घर्षण बल लग गया, बल इधर लग रहा है। अब आप इसमें देखें, संतुलन अवस्था में अगर हम देखें तो ये जो आर है
आर एम जी कोस थीटा को संतुलित कर रहा है, आर एम जी कोस थीटा के बराबर हो गया। और एफ एस के बराबर क्या हो गया बच्चों, एफ एस के बराबर हो गया एम जी साइन थीटा। अब इस एम जी साइन थीटा यानी इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से भाग, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग। तो जब भाग दिया तो देखेंगे कि एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कोस थीटा बराबर यहां आया एफ एस बाई आर, और एम जी से एम जी कैंसल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ एस बाई आर, और एफ एस बाई आर आपका क्या होता है म्यू होता है। तो ये सिद्ध हो गया आपका कि जो घर्षण गुणांक है विराम कोण की स्पर्शजा का मान उसके घर्षण गुणांक के बराबर होता है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। रोलर को धकेलने की बजाय खींचना आसान होता है, क्यों? आपने देखा होगा सामान्य दैनिक जीवन में कि एक जब आप थैले पर बहुत सारे जो वेट होता है तो थैला खींचने वाला उसको थैला ऐसे खींच के ले जाता है, ऐसे धकेलते हुए आपको बहुत कम लोग पाए जाएंगे। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है कि भाई खींचने में आसानी होती है और धकेलने में कठिनाई होती है? तो हम इस बात को चर्चा करते हैं कि भाई अपन खींच कर और धकेल के दोनों देखते हैं। तो पहले रोलर बना देते हैं। ये हो गया रोलर आपका। अब रोलर को हम यहाँ पर ऐसे धक्का लगा रहे हैं। ठीक, इसी स्थिति में हम एक खींचने वाला भी बना लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से आप उसमें ऐसे इसको खींच रहे हैं। ठीक, ये हमारे पास स्थिति बन गई, एक खींचने की स्थिति हो गई, एक धकेलने की। तो ये हो गया हमारा खींचने वाली स्थिति में, है ना, इधर अपन खींच रहे हैं और इधर एक तरफ धकेल रहे हैं, है ना, एक तरफ खींचना हो जाएगा, एक तरफ धकेलना हो जाएगा। तो अपन ये इसको अपन ने लिख दिया कि ये हो गया हमारा खींचना, और इधर से अपन कर रहे हैं धक्का लगा रहे हैं, तो इसको अपन ने लिख दिया धकेलना। ठीक, जब आप धक्का लगाते हैं तो बल आप ऐसे लगा रहे होंगे इस पर, निश्चित तौर पर जो बल आप लगा रहे होंगे तो ये बल इस रोलर पर कैसे लग रहा होगा, ऐसे इस पर बल लग रहा होगा, एफ ऐसे बल लग रहा होगा। आप ऐसे यूं पकड़ के चलोगे ना यूं, ठीक, तो बल एफ लग रहा होगा। अब ये जो रोलर के साथ इसका जो कोण है वो है थीटा। तो अब इसके दो कंपोनेंट करें, यहाँ थीटा कोण है तो दो भागों में बांटेंगे। तो एक हो जाएगा आपका एफ कोस थीटा और ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। एक दूसरी स्थिति पे बात करें कि भाई यहाँ हम खींच रहे हैं, ठीक, अब क्षैतिज के साथ इसका थीटा कोण, अब इसके भी दो भाग करेंगे तो ये होगा एफ कोस थीटा और ये हो जाएगा आपका एफ साइन। अब यहां जो है, अब इस बात को समझिए कि जब हम धकेल रहे हैं तो जब धकेल रहे हैं, है ना, आप धकेल रहे हैं, इस स्थिति में आपका इधर एफ कोस थीटा और इधर एफ साइन थीटा है ना। अब इस रोलर का जो भार है एम जी नीचे की ओर, और इस पर एक और लग रहा है अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर ऊपर की ओर। यहां पर भी हम देखेंगे तो इसका भार है एम जी और अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर ऊपर। ठीक, अब आप ये देखो कि ये एम जी का डायरेक्शन और एफ साइन थीटा का डायरेक्शन एक ही है। तो आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ, और एफ इज इक्वल टू हमारे पास होता है म्यू आर। तो एम जी प्लस म्यू आर। ठीक, अगर हम खींचने की स्थिति की बात करें तो खींचने की स्थिति में अब देखो एफ साइन थीटा ऊपर एम जी नीचे, तो आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो बच्चों यहां जब आप धक्का लगा रहे हैं, धकेलने की स्थिति में क्या होता है कि
घर्षण गुणांक का जो कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, घर्षण गुणांक का कंपोनेंट एफ साइन थीटा धकेलने के साथ उसमें क्या हो जाता है, उसके भार के साथ जुड़ जाता है। इस वजह से धकेलने में हमें भारी महसूस होता है। खींचते समय उनका जो ऊर्ध्वाधर गुणांक है, जो ऊर्ध्वाधर घटक है एफ साइन थीटा, वो भार में से क्या हो जाता है, घट जाता है। इसीलिए खींचते समय हमें रोलर हल्का लगता है। अगले प्रश्न पर 25 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील 60 किलोग्राम के पिंड पर 50 न्यूटन का मंडल लगाया गया, पिंड को रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए। 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आप गतिशील है, 25 मीटर प्रति सेकंड, और भार जो हो गया आपका 60 किलोग्राम, और पिंड पर बल जो लग रहा है वो लग रहा है 50 न्यूटन का मंदन बल लग रहा है। ठीक, बल मंदन लग रहा है, ध्यान रखिएगा। अब पिंड को रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए, हमें निकालना है टाइम। ठीक, अच्छी बात। अब हमारे पास हमें चाहिए रुकने में लगा समय यानी टाइम t। पहले F बराबर होता है ma, यहां रख दिया हमने। A ज्ञात करना है, m का मान हो गया हमारे पास कितना, 60। 60 A इज इक्वल टू 50, तो A इज इक्वल टू 50/60, 0 से 0 5/6। ठीक, 5/6 आ गया हमारे पास त्वरण। अब हमारे पास प्रारंभिक वेग है, त्वरण है, ठीक, और क्या है हमारे पास, अंतिम वेग भी है, क्योंकि गतिशील है और पिंड पर 50 न्यूटन का मंदन बल लगाया जाता है, तो पिंड को रुकने में लगा समय, तो रुक गया पिंड। तो गति के प्रथम समीकरण, से गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at। बच्चा v तो आपका क्या हो गया, v हमारा हो गया यहाँ पर 0, खत्म पिक्चर। u की जगह हमारे पास है 25, a माइनस में आएगा क्योंकि ये जो बल था ना ये मंदन बल था, तो यहाँ -5/6 गुणित t हमें ज्ञात करना है। अब एक काम करेंगे कि ये जो इसको उठाकर इधर 25, 5/6 उधर जाके प्लस का हो गया। अब 5 5 25, 5 का गुणा इधर, तो t बराबर आया 30 सेकेंड। कितना समय लगेगा, तो 30 सेकेंड का समय लगेगा उसको रोकने में। अगला प्रश्न, 10 किलोग्राम की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 2.5 सेकेंड तक लगाया गया। गणना कीजिए आवेग, संवेग में परिवर्तन और वस्तु का त्वरण। हमारे पास एक तो द्रव्यमान दिया गया है, हमें दिया गया है द्रव्यमान हमारे पास है 10 किलोग्राम का, तो m हमारे पास है 10 किलोग्राम। और क्या दिया गया, तो बल दिया गया हमें 20 न्यूटन का, और समय दिया गया आपको 2.5 सेकेंड का। ठीक, निम्न की गणना कीजिए आवेग, संवेग में परिवर्तन और वस्तु का त्वरण। ठीक है भैया, तो अब हमारे पास आवेग चाहिए। आवेग होता है बल गुणित समय अंतराल। ठीक, 2 सेकेंड तक लगाएगा। संवेग में परिवर्तन, आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन, और वस्तु का जो त्वरण है ना, वो F बराबर ma से। तो पहले मैं त्वरण निकालता हूं, सबसे पहले त्वरण। तो त्वरण निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा F बराबर ma। तो A बराबर F/m। F की जगह हमारे पास 20 है और m की जगह 10 है, तो कितना हो गया 2, तो 2 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। फिर हम निकालेंगे इसमें संवेग में परिवर्तन। सही, किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 2 सेकेंड तक लगाया गया, निम्न की गणना कीजिए। तो पहले आवेग निकालते, चलो आवेग। तो आवेग बराबर बल गुणित समय अंतराल। ठीक, तो बल लग रहा है 20 न्यूटन का और समय अंतराल है 2.5, 25 दूने 50, तो 5.0। ठीक, अब 5.0 तो आपका आ गया क्या, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 1 आवेग। और जो आवेग होता है वही क्या होता है, संवेग। तो संवेग में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, आवेग, यानी कि दोनों का मान एक जैसा। ये भी हो गया 5.0 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 1। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिशील 600 किलोग्राम के वाहन पर ब्रेक लगा के रोका गया। वाहन को रुकने में लगा 20 सेकेंड का समय 20 सेकेंड लगा। अवरोधक बल यानी मंदन बल तथा ब्रेक लगाने के द्वारा वाहन द्वारा चली गई दूरी। ब्रेक लगाने के बाद वाहन कितनी दूरी चला, एक बार। ठीक, दूसरा आपका जो बल है, मंदन बल है, वो कितना लगा। तो हमारे पास जो वाहन है वो चल रहा था 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 90 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसको मीटर पर सेकेंड में ले आओ तो 5/80। ठीक, 18 पांचे क्या हो जाएगा, 90 पांचों पांचों 25 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब वाहन को ब्रेक लगाकर रोका गया तो वाहन रुक चुका है, ब्रेक लगा दिया है। यदि वाहन को रुकने में जो समय लगा वो लगा 20 सेकेंड का। अब बल चाहिए तो पहले हम निकालेंगे त्वरण, है ना, त्वरण नहीं है ना अभी हमारे पास, तो v बराबर u प्लस, ठीक, v तो आपका 0 हो ही गया, v हो गया 0, और u जो है हमारा है यहाँ पर 25, a हमें ज्ञात करना है, और t समय हमारे पास 20 सेकेंड है। तो a बराबर 25 उधर चला गया -25, और बटे में क्या आ गया 20, 5 चौक 20, 5 5 25, -5/4 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए था, बल। तो बल का जो सूत्र है F बराबर ma, अवरोधक बल चाहिए। तो m है हमारे पास कितना, 600 किलोग्राम। अब -5/4, 4 से कैंसिल करा, 4 एकम 4, बचे 2, 4 5 20, गुणित 5, 15 5 75, 750, तो -750 न्यूटन का बल लगा। ठीक है, अब एक चीज़ और इसके अंदर हमें चाहिए, वो है वाहन द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, हमें चाहिए दूरी। तो जो दूरी का सूत्र हो जाएगा, दूरी निकालना है, और अब हमारे पास ब्रेक लगाने के बाद वाहन द्वारा चली गई दूरी, ब्रेक लगा दिया है, वेग आपका 0 हो गया, तो सूत्र लगेगा v वर्ग u वर्ग प्लस 2as। तो v हमारा 0, u हो गया 25 गुणा 25 प्लस 2 गुणित a का मान हो गया हमारा -5/4, तो 2 दूनी 4s। अब ये मान यहाँ रखा तो 25 को ये 5 जो आ रहा है, 2 से 2 दूनी 4, 2 माइनस कितना आया यहाँ पर, -5s, -5s/2 ना, ये बचा बराबर, इधर इसको उधर पहुंचा दिया तो हो गया 625, माइनस से माइनस की पिक्चर खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो s बराबर इसका गुणा कर देंगे तो 125, और ये कितना हो जाएगा 250 मीटर। कितनी दूरी चला, 250 मीटर की दूरी चला। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।